हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरे यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लें। दोस्तों, हमने विश्व के इतिहास वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने पढ़ा था इंग्लैंड की क्रांति, पुनर्जनागरण और फिर दोस्तों फ्रांस की क्रांति। इसके बाद आज हमारा चौथा चैप्टर है जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, इनके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज मैं नेपोलियन बोनापार्ट के संबंधित पार्ट को लेके आया हूं। तो दोस्तों करते शुरू, बिना टाइम गवाए फटाफट पूर्ण रूप से मैं समझाऊंगा नेपोलियन बोनापार्ट क्या है। विश्व के इतिहास को आज मैं 2-3 वीडियो में पूरा करवाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों फटाफट देखते हैं, और बाकी के वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, वो देखना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखेगा। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1790 में एक मध्य वर्गीय इटालियन परिवार में दोस्तों हुआ था। कोर्सिको द्वीप के आज जो आइचियो के नगर में नेपोलियन का जन्म माना जाता है। जन्म के समय जेनेवा के इस द्वीप में फ्रांसिस को बेच दिया था, यानी कि जन्म के समय दोस्तों जेनेवा नाम का एक द्वीप था जो दोस्तों फ्रांस के हाथ से बिक चुका था। फ्रांस के विरुद्ध में ये एक असंतोष व्यापक था। नेपोलियन की आरंभिक शिक्षा दोस्तों पेरिस का सैन्य अकादमी में संपन्न हुई थी, यानी कि नेपोलियन ने दोस्तों आरंभिक शिक्षा कहाँ ली थी, पेरिस की एक सैन्य अकादमी जो स्कूल है वहां से। 15 वर्ष की आयु में उसने तोप खाने का सहायक लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया था जो नेपोलियन बोनापार्ट को। लेकिन उसे फ्रांस की घृणा भी थी। उसे प्राय कोर्सिको से मुक्त कराने के लिए सौपन देखना करता था, और साथ ही दोस्तों क्रांति के आरंभ होने का समय वो 20 साल की उम्र का था। तब क्रांति के पक्ष बार एक निबंध लिखा था और जिसे जैकोबिनों को समर्थन भी दिया, और उसे नौकरी छोड़कर कोर्सिको द्वीप पर दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट चला गया था। 1793 ईस्वी में अंग्रेजों ने जब द्वीप पर कब्जा किया तो वहां तुम चला गया, वहां से तो दोस्तों वो नेपोलियन बोनापार्ट चला गया। कुछ समय पश्चात अंग्रेजों ने लुई पर भी अधिकार कर लिया, तो फ्रांस की तुला की मुक्त कराने के लिए जो सेना भेजी थी उसकी सेनापति बुरी तरह से घायल हो गया था। अब नेपोलियन को फ्रांसीसी सेना की जो उत्तरदायित्व था नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस की सेना का सौंप दिया था। अब देखिएगा 1795 ईस्वी में थर्मेडीरिन जो प्रतिक्रिया के वक्त में जब पेरिस की भीड़ में नेशनल कन्वेंशन से घेराव हुआ था, तब नेपोलियन ने कन्वेंशन की रक्षा कर अपनी प्रतिभा का पूरा परिचय हुआ था। इसमें मेजर जनरल बना दिया गया और उस जीत के बाद नेपोलियन को मेजर बनाया गया था। इटली पर आक्रमण करने वाली सेना का मुख्य सेनापति बनाया गया उसे, और इसी प्रकार नेपोलियन ने सेनापति बेनाओ की विधवा दोस्तों जो जेनिफर बोन से उसने विवाह किया था, जो एक कुलीन वर्ग की महिला थी। इस समय नेपोलियन की अध्यक्षता जो बारी के साथ उसका निकट संबंध बनाया गया, और साथ ही सैनिक कूटनीतिक क्षमता में नेपोलियन की प्रभावना जो प्रभावित भी किया है, और उसे इटली में अभियान का नेतृत्व भी सौंपा गया था। 1796 में नेपोलियन ने इटली पर अभियान के बाद यहाँ पर देखिएगा इटली का अभियान पर नीस एवं सेवाओं के क्षेत्र को प्राप्त किया था। युद्ध में खर्सा भी उसे विजित प्रदेश से निकालना शुरू किया। इटली का अभिप्राय के बाद नेपोलियन ने ऑस्ट्रेलिया का भी अभियान किया था, जिससे दोस्तों पराजित हुआ। उसे पराजित कर 1797 ईस्वी में कॉर्नफ्लिया की संधि भी हुई थी, और इस संधि में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड फ्रांस को सौंप दिया था। राइन नदी के किनारे दोस्तों बाहे के किनारे समूसा क्षेत्र में फ्रांस की अधीनता स्वीकार की गई थी। इस विजय के अभियान द्वारा बनाए गए राज्य एवं ऑस्ट्रेलिया के साथ की गई संधि में नेपोलियन क्रांति के सिद्धांतों का पालन नहीं कर सका, और इस राज्य में इस शक्ति में पद्धति में जनता का कोई दोस्तों भूमिका नहीं थी। इस भूमिका के द्वारा नेपोलियन राष्ट्रीय नायक बन चुका था। इस बात को दोस्तों और इतना मैं तो समझें कि उन्हें कहा कि फ्रांस के जो निर्देशकों में
एक भी नहीं है। और जो धन दोस्तों यहाँ वहाँ पाकर उसने दोस्तों यहाँ पर जूते सूंघने का तैयार न हो जाए तो उसको चाहता है कि वो सत्ता पर कब्जा कर लेता, पर अभी तक उसका इंतजार और वो चाहता था क्योंकि नाशपाती अभी तक पकी नहीं थी। दिसंबर 1797 ईस्वी में नेपोलियन वो फ्रांस के वापस आया और वहाँ पर उन्होंने डॉक्टरों का भय हुआ कि वहाँ पर डायरेक्टर थे, उनको दोस्तों भय हुआ कि उन्होंने नेपोलियन से इंग्लैंड जीतने के लिए कहा था ताकि वो इंग्लैंड के बाहर रहे। नेपोलियन स्वयं भी ऐसा चाहता था क्योंकि वो मानता था कि फ्रांसीसी अभी तक याद रहेगा कि उन्हें दोस्तों विजय दिलाना रहेगा। नेपोलियन जानता था कि इंग्लैंड में समृद्धि उसके पूर्व उपनिवेशवाद जो उपनिवेशों विशेषाधिकार भारत से व्यापार के कारण थी। ऐसे में दोस्तों मिस्र में फ्रांसीसी सत्ता कायम हो चुकी थी, साथ ही भूमध्य सागरीय फ्रांसीसी झील बन जाएगी। इसमें इंग्लैंड के व्यापार की क्षति पहुंचाकर वह इंग्लैंड से पराजित कर सकेगा। इसका उद्देश्य ये भी था कि मिस्र का अभियान मई 1798 ईस्वी में इसमें कहिरा को भी उसने जीता था, किंतु इस बीच में इंग्लैंड में प्रसिद्ध सेनापति जो नेल्सन ने फ्रांसीसी बेड़ों को परास्त कर दिया था। फ्रांस के इस पराजय के समाचार सुनकर टर्की ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा भी की थी। अंत में जनवरी 1799 में नेपोलियन ने तुर्की के प्रदेश सीरिया पर आक्रमण किया, किंतु वो उस पर बिना अधिकार किए मिस्र लौट आया क्योंकि दोस्तों यूरोप के राष्ट्रों ने फ्रांस के विरुद्ध द्वितीय गुट का गठन भी कर दिया था। अब उधर ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं ने फिर भी इटली को विजित कर शब्द राजतंत्र की स्थापना भी की थी। ऑस्ट्रेलिया की इस विजय से डायरेक्टरों की शासन दुर्बलता के परिणाम भी हो गई थी। उधर दोस्तों फ्रांस के अंदर हालात तेजी से बदल रहे थे। उग्रवादी नेता जो बाबूफू डायरेक्टर ने भी इसके विरुद्ध कर दिया गया था। और साथ ही यहाँ पर देखिएगा कि नेपोलियन के महत्वपूर्ण पूरी स्वर्णिम अक्सर दिखाई पड़ती है और नेपोलियन फ्रांस के हालातों से सुप्त भविष्य के रूप में नजर आता है, जिसके साथ नेपोलियन ने कई युद्ध पराजय भी हुआ और कुछ युद्धों में नेपोलियन जीता भी था। अब बात करता हूँ नेपोलियन सम्राट था, तो नेपोलियन सम्राट के रूप में प्रथम काउंसिल के रूप में नेपोलियन की नियुक्ति उसके सम्राट बनने के पूर्व की प्रक्रिया थी। 1802 में सीनेट ने उसे जीवन पर्यंत काउंसिल बनाया गया था। 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने गणतंत्र को जहां पर लबादा उतार फेंका और यहां पर तथाकथित जनमत संग्रह द्वारा उसे फ्रांस का सम्राट बनाया गया था। उस पर फिर सम्राट ने वंशानुगत राजतंत्र की स्थापना की थी। राज्याभिषेक 1804 में पेरिस के सर्स में हुआ था और ये एक भव्य समारोह पॉप के हाथों से मुक्त लेता हुआ उसने स्वयं की धारणा भी की थी। इसमें ताज धारण करने के लिए पॉप की भूमिका को खारिज और शक्ति की महत्ता की भूमिका भी की थी। वस्तुतः नेपोलियन ने कहा था कि मैंने फ्रांस के राज मुकुट को धूल पड़े हुए पाया और उसने तलवार की ताकत से मैंने मुकुट उठाया और तो उसे पहनाने के लिए श्रेय दूसरों को क्यों दूं। ये दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था। शासकों को बनने के पश्चात नेपोलियन ने लुई 14वें के मॉडल देवलीय राष्ट्रपति सिद्धांत को पुनर्जीवित करने का प्रयास भी नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अब इंग्लैंड के विरुद्ध अभियान 1803 नेपोलियन का पहला अभियान था। इंग्लैंड के विरुद्ध नेपोलियन ने इंग्लैंड के साथ 1802 में आमिया की संधि के साथ की थी। महत्वाकांक्षा के चलते संधि में ज्यादा समय तक नहीं चल पाई थी। फलस्वरूप 1803 में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में दोस्तों युद्ध छिड़ गया था और इसमें इंग्लैंड पर आक्रमण करने की जरूरत थी और नेपोलियन ने एक श्रेष्ठ सेना दोस्तों नौसेना तैयार कर किंतु ऐसा नहीं कर सका। अंत में 1805 में ट्रेफलगर युद्ध में इंग्लैंड विजयी हुआ क्योंकि उसने नौसेना श्रेष्ठता थी और ट्रेफलगर के पराजय के बाद समुद्र में इंग्लैंड की प्रभुता की स्थापना तो
किया ही, साथ ही नेपोलियन को इंग्लैंड के दूसरे तरीके से निपटने के लिए बाध्य किया और उसने करे में नेपोलियन ने आगे महाद्वीपों की व्यवस्था भी लागू की थी। फिर दोस्तों नेपोलियन की दूसरा युद्ध था ऑस्ट्रेलिया के युद्ध 1805 ईस्वी में। इसमें नेपोलियन के विरुद्ध रूस, ऑस्ट्रेलिया, पर्सा और इंग्लैंड का गुट बना चुका था। इस युद्ध में नेपोलियन ने ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर गुट को छिन्न भिन्न कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रेसबर्ग की संधि की थी, क्योंकि उनके तहत नेपोलियन को ऑस्ट्रेलिया से वेनिशिया, इरिटिया और अन्य क्षेत्रों को दोस्तों प्राप्त किया था। इस संधि में एक महत्वपूर्ण परिणाम ये भी निकला कि राय परिसंघ अस्तित्व में आ चुका था और जिसमें बोवेरिया सहित जर्मन के 14 राज्य सम्मिलित थे। ने जर्मन संघ के दोस्तों जर्मन राष्ट्र की प्रति अपनी भूमिका त्याग कर नेपोलियन ने अपनी संरक्षण माना। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया का सम्राट फ्रीमेस जो पवित्र रोमन साम्राज्य के पद को त्यागने के लिए विवश होना पड़ा। इस तरह 1806 में पवित्र रोमन साम्राज्य का अंत हो गया। नेपोलियन ने यूरोप में अब तक समर्थक और पारिवारिक लोगों को राजा की नियुक्ति भी की गई थी। अब नेपल्स और जोसेफ बोनापार्ट को राजा बनाया गया तो हॉलैंड में एक दूसरे के भाई लुई बोनापार्ट को गद्दी सौंपी गई। इस तरह के नेपोलियन ने दूसरे युद्धों में क्रांति की भावना का उल्लेख भी किया था और गणतंत्र में इसका गला घोंट राजतंत्र की स्थापना भी ऑस्ट्रेलिया के युद्ध में की थी। दोस्तों नेपोलियन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 1805 में युद्ध किया था और इसमें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की हार हुई थी और नेपोलियन की जीत हुई थी। इसमें दोस्तों संधि की गई थी और इस युद्ध में के बाद जर्मन के 14 राज्य जो ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट के हाथ में लगे थे, 14 राज्य पर उसने जीत हासिल कर उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ संधि की थी 1805 के युद्ध में। अब बात करते हैं पर्सा का युद्ध 1806। जर्मन के नेपोलियन के हादसे को पर्सा से नाराज होकर जर्मन का प्रमुख राज्य था नेपोलियन ने पर्सा पर 1806 ईस्वी में जेना की लड़ाई में पराजित किया और बर्लिन में प्रवेश किया था और यहीं से उसे महाद्वीपीय व्यवस्था की शुरुआत की थी। नेपोलियन ने महावीर से अगर ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था की शुरुआत किस युद्ध से की थी? पर्सा के युद्ध से। पर्सा का युद्ध किसके साथ हुआ था? यह हुआ था दोस्तों जर्मन के प्रमुख राज्य के साथ। अब बाद में नेपोलियन ने रूस का युद्ध 1807 ईस्वी, यहाँ पर देखिए पर्सा को हराने के बाद नेपोलियन ने रूस की तरफ ध्यान दिया क्योंकि दोस्तों महाद्वीपीय व्यवस्था की सफलता के लिए रूस का सहयोग आवश्यक था। इसलिए दोस्तों इल्लो के युद्ध में दोनों तरफ लड़े। फिर फिनलैंड के युद्ध में रूसी सेना बुरी तरह से पराजित हुई थी नेपोलियन से। अब रूस को अलेक्जेंडर प्रथम और नेपोलियन फ्रांस में 1807 ईस्वी में तिलसिट का दोस्तों यहाँ पर देखिएगा तिलसिट की संधि भी की थी। इस संधि में नेपोलियन ने इंग्लैंड के विरुद्ध रूस का सहयोग भी करने का वादा प्राप्त किया था और इसके साथ ही कई क्षेत्रों में अपनी प्रभुता दोस्तों नेपोलियन ने स्वीकार की थी। और तिलसिता की संधि के बाद नेपोलियन ने उत्कृष्ट को उच्चतम अवस्था से वहाँ पर दोस्तों तक पहुंचा दिया गया था। इस संधि में यूरोप का सबसे बड़ा देश नेपोलियन उत्कृष्ट को उच्च अवस्था तक पहुंचा दिया गया था। इसके साथ ही इस संधि में यूरोप का सबसे बड़ा देश नेपोलियन के शरण में आ चुका था। इस समय नेपोलियन अपनी शक्ति को पराकाष्ठा पर था और इसमें यहाँ पर देखिएगा उसने साम्राज्य अपने शिखर पर था और साथ ही फ्रांस की साम्राज्य और इटली के राज्यों का राजा था और इसमें राइन संघर्ष की परिरक्षक था और हॉलैंड और जो वेस्टलैंडिया और नेपल्स राज्यों के उसने अपने भाई राजा भी थे और उसने रूस मित्र था और ऑस्ट्रेलिया और पर्सा कुचले जा चुके थे और बच गया सिर्फ इंग्लैंड और इंग्लैंड पर नेपोलियन जीत हासिल नहीं कर पाया था। अब बात करते हैं अगला नेक्स्ट पॉइंट।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मॉस्को का अभियान 1812। नेपोलियन का एक अभियान था मॉस्को पर। नेपोलियन ने साम्राज्यवाद आकांक्षा महत्वपूर्ण व्यवस्था के प्रश्न पर रूस के साथ संबंध पुनः बिगड़ गए थे। फलस्वरूप 1812 ईस्वी में नेपोलियन ने रूस पर आक्रमण किया। नेपोलियन की सेना से निर्मेना पर रूस की सेना थी उसकी सीमा में प्रवेश किया और साथ ही रूस की सेना की फसल भंडारों को नष्ट करते हुए पीछे हटने और छापामार हमले की करते हुए ये एक नीति अपनाई थी। नेपोलियन ने दोस्तों रूस पर युद्ध किया वापस 1812 ईस्वी में छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग और रूस के जो खाद्यान्न भंडार थे उन्हें नष्ट करते हुए रूस के अंदर नेपोलियन की सेना पहुंच गई। साथ ही अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए इस तरह नेपोलियन मॉस्को तक पहुंच गया था। उसे पूरे चेहरों की वीरान पाया और वास्तव में अभी तक फ्रांसीसी सेना का खर्च पराजित प्रदेशों से निकालती थी और साथ ही किंतु इस युद्ध की पद्धति रणनीति संभव नहीं हो पाई थी और नेपोलियन की आशा थी कि जार आत्मसमर्पण कर देगा, परंतु जार आत्मसमर्पण करने के बजाय साइबेरियन चला गया था। नेपोलियन मॉस्को के लगभग 2 महीने तक शांति प्रस्ताव की प्रतीक्षा में रहा और तभी तक उनकी सेनाओं के बीच में खाद्य संकट पैदा हो गया और वहां पर महामारी फैल गई। अंत में नेपोलियन को लाचार होकर मॉस्को लौटना पड़ा और लौटती हुई सेना की भूख, ठंड और रूसियों ने परेशान भी किया था। इस तरह जब नेपोलियन रूस की सीमा छोड़कर चले गए तब अपने 5 लाख सैनिक खो चुका था नेपोलियन और साथ ही दोस्तों इस प्रकार के अभियान में निरंतर सिद्ध हुआ और साथ ही इस असफलता के कारण नेपोलियन की हठ धार्मिकता और रूसी सैन्य को पीछे हटने को क्रूरता को न समझ पाया। साथ ही दोस्तों नेपोलियन ने रूस पर तो अधिकार तो जरूर कर लिया पर उनकी कोई रणनीति सफल नहीं हो सकी और भूखमारी और महामारी के कारण उसने अपने सैनिकों को खो दिया और फिर वापस रूस को छोड़कर अपने साम्राज्य नेपोलियन लौट गया। रूस में नेपोलियन के सफलता का समाचार पाते ही जर्मन ने फ्रांस के प्रतिशोध लेने की भावना जागने लगी और लोग देशों को नेपोलियन के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए संघर्ष तैयार हो चुका था। राष्ट्र का जबरदस्त उबाला इस तरह 1813 में फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई थी और पर्सा की सेना में नेपोलियन को पीछे ढकेल दिया था। यानी कि इस युद्ध के बाद 100 लाख में से 5 लाख सैनिक नेपोलियन खो चुका था। नेपोलियन के पास सिर्फ 1 लाख सैनिक बचे थे। रूस की इस युद्ध हारने के बाद जब जर्मन में फ्रांस के प्रतिशोध की भावना जागने लगी तो दोस्तों फिर नेपोलियन को मुक्त कराने के लिए 1813 ईस्वी में फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की करने घोषणा कर दी और फिर दोस्तों वहां पर नेपोलियन को पीछे खिसकना पड़ा क्योंकि वहां पर नेपोलियन की हार हो गई। 1813 में पर्सा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, रूस, स्वीडन ने मिलकर नेपोलियन के विरुद्ध एक गुट का निर्माण किया और नेपोलियन के विरुद्ध जर्मन की लिपजिंग युद्ध में पराजित किया, जिसे वॉर ऑफ द नेशनल यानी राष्ट्रों के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। वॉर ऑफ द नेशंस यानी राष्ट्रों का युद्ध किस युद्ध को कहा जाता है? 1813 ईस्वी में मित्रों पर्सा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, रूस, स्वीडन ने मिलकर नेपोलियन के विरुद्ध एक गुट का निर्माण करके नेपोलियन के विरुद्ध जर्मन में लिपजिंग का युद्ध में पराजित किया था। इसे लिपजिंग का युद्ध या वॉर ऑफ नेशनल राष्ट्रों के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर देखिए लिपजिंग के युद्ध के पराजय के बाद नेपोलियन को समूह से तंत्र को ध्वस्त कर दिया और वहां पर महाद्वीपीय व्यवस्था की समाप्ति हो गई थी। अब नेपोलियन ने आत्मसमर्पण भी कर दिया। नेपोलियन के समूह से तंत्र को ध्वस्त कर दिया गया, महाद्वीपीय व्यवस्था समाप्त हो गई। अंत में नेपोलियन ने आत्मसमर्पण कर दिया। फ्रांस के सियासत में अपने समस्त अधिकार त्याग दिए गए। उसने इटली के 25 एब्रो द्वीप देकर वहां पर अपना शासन बना लिया और उधर फ्रांस में लुई 18वें के सम्राट नियुक्त किया गया। नेपोलियन को छुटकारा पाने के बाद यूरोप की समस्या को सुलझने के लिए 1814 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वीना में यहाँ पर मेटरनी की अध्यक्षता में एक सम्मेलन हुआ था, जिसे वीना कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। वीना कांग्रेस क्या है, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो नेपोलियन ने यहाँ पर 1814 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वीना मेरीनाक की अध्यक्षता में एक सम्मेलन हुआ था, जिसे वीना कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। फ्रांस में भौगोलिक सीमा वहीं की वहीं रखी गई और 1792 ईस्वी में यहाँ पर बूर्वे वंश के शासन को
पुनर्स्थापना की गई थी। फ्रांस में लुई 18वें ने अव्यवस्थित शासन, जनता असंतुष्ट थी। नेपोलियन ने इस प्रकार की परिस्थितियों की सूचना मिली तो एक बार पुनः फ्रांस पर अधिकार करने के लिए मार्च 1815 में एल्सा चलकर फ्रांस आया और वहां से दोस्तों जनता ने उसका स्वागत भी किया था। लुई 18वें फ्रांस छोड़कर भाग गया। नेपोलियन पुनः सम्राट बन गया और दोस्तों उसने दोस्तों महज 100 दिन के ही वो शासन पर रह सका, क्योंकि नेपोलियन पुनः गद्दी प्राप्त करने की सूचना जब यूरोप को पहुंच गई और वहां पर लोग चौकन्ने रह गए और वीना कांग्रेस को एक बार फिर नेपोलियन को भूत का अभ्यस सताने लगा और साथ ही दोस्तों इस मतभेद को भूलकर यहाँ पर एकजुट हो गए। नेपोलियन का मुकाबला करने के लिए निश्चित किया गया। जून 1815 में नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों के बीच में अंतिम निर्णायक युद्ध वाटरलू का मैदान में वाटरलू का युद्ध हुआ था। ये युद्ध कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। जून 1815 ईस्वी में नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों के बीच में हुआ था, जिन्होंने नेपोलियन पराजित हुआ और उसे बंदी बनाकर सुंदर अंटार्कटिका महासागर सुनसान द्वीप सेंट हेलेना निर्वेश जीवन जीने के लिए भेज दिया गया। वहीं दोस्तों 6 महीने के बाद 2 मई 1821 में नेपोलियन की मृत्यु हो गई थी। नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी? 2 मई 1821 में। अब देखिए नेपोलियन के पतन के प्रमुख दोस्तों क्या कारण थे। युद्ध दर्शन। नेपोलियन का उद्भव के सेनापति के रूप में हुआ था। युद्ध ने ही उसे फ्रांस की गद्दी की दिलवाई थी। इस तरीके से युद्ध में अस्तित्व का अनिवार्य पहलू हो गया था। उसने कहा था कि जब ये युद्ध मेरा साथ न देगा तब मैं कुछ ही नहीं रह जाऊंगा, तब कोई दूसरा मेरी जगह ले लेगा। निरंतर युद्ध रहने और विजय प्राप्त करना अस्तित्व में जरूरी है, किंतु युद्ध के संदर्भ में संवैधानिक सत्य यही भी रहा था कि युद्ध की समस्याओं का हल नहीं हो सका, न अस्तित्व पे आधार। इस तरह के नेपोलियन जो प्रास्त विरोधी तत्वों के साथ लेकर चल गया और साथ ही मित्र राष्ट्रों के बीच में युद्ध में पराजय का निर्वाचन भी किया गया। तब तक इसे पराजित न किया। फ्रांस की जनता ने भी इसे भुला दिया और इसे ठीक संदर्भ में कहा जा सकता है कि नेपोलियन का साम्राज्य युद्ध पर पनपा, युद्ध ही उसका अस्तित्व का आधार बना रहा, साथ ही युद्ध में भी उनका अंत होता था। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि नेपोलियन के उत्थान में भी उनका विनाश के बीच में निहित है। अगला है राष्ट्रवाद की भावना का पर्चा। नेपोलियन ने साम्राज्य विस्तार कर दूसरे देशों के साथ अपना आधिपत्य जमाया और हॉलैंड के और स्पेन, इटली और उनके संबंधों की शासन व्यवस्था भी बनाई थी। इसमें दूसरे देशों में नेपोलियन शासन विदेशी था। राष्ट्रवाद की भावना से प्रभावित होकर नेपोलियन ने दोस्तों यूरोपीय देशों के लिए एक विदेशी शासन का विरोध करना उचित था और साथ ही राष्ट्रीय विरोध में आने वाले नेपोलियन की शक्ति की टूटने लगी थी। उसे जनता के राष्ट्रवाद का शिकार भी होने लगा था, जिसके कारण राष्ट्रवाद की भावना के कारण नेपोलियन का पतन हो गया। महाद्वीपीय व्यवस्था ने नेपोलियन के लिए एक आत्मगामी सिद्ध हुआ है। इसके साथ ही उसे नेपोलियन के अनिवार्य रूप से आक्रमण नीति अपनाई गई थी, उलझ गया था, जिसका परिणामकारी दोस्तों विनाशकारी हुआ था। इसमें भारी किस्म चुकानी पड़ी थी। इस संदर्भ में स्पेन और रूस का साथ संघर्ष करना नेपोलियन के लिए भारी पड़ गया था। नेपोलियन का व्यक्तिगत भूलें, स्पेन की शक्ति का कम समझना, मास्को अभियान में अत्यधिक समझ लगना, वाटरलू की युद्ध के समय आक्रमण के समय ढीला देना आदि ये भयंकर भूल थी उसकी। और नेपोलियन भी कहा था मैंने समय नष्ट किया है, समय ने मुझे नष्ट किया है, मैंने समय को नष्ट किया है, समय ने दोस्तों मुझे नष्ट किया है, ये नेपोलियन का ना कहा था। इतने ही नेपोलियन की दोस्तों इतिहास की धार उलटने की कोशिश की गई थी। फ्रांसीसी क्रांति में जिन सामंती व्यवस्था का अंत कुलीन तंत्र को चाटने और राजतंत्र को हटाने, गणतंत्र की स्थापना करने के लिए किया गया था, नेपोलियन को पुनः उसी व्यवस्था में स्थापित करने का प्रयास किया। और यहाँ पर अगला पॉइंट है स्पेनर का नाचूर और फ्रांस में नौसैनिक दुर्बलता। अब दोस्तों अगले वीडियो में औद्योगिक क्रांति के संबंध में विश्व के इतिहास का सबसे बड़ा पॉइंट औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट वीडियो में हम तुरंत हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं
औद्योगिक क्रांति के संबंधित पूरा वीडियो देखना ना भूलें और चाहते ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को लिंक है दोस्तों, वो दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कर लें। आज के वीडियो में बस इतना ही। भास्कर को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।